अपने आप हो जाता है। देखो, डे 6 22 जुलाई, और ये आज की लास्ट क्लास होने वाली है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने सही से पढ़े और न्यूमेरिकल भी प्रीवियस क्लास में हमने बनवाया था। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। रिएक्शन हमेशा पेयर में होगा। जहां पे एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन फोर्स आएगा ही आएगा। ठीक ना? और दोनों अलग अलग बॉडी पे, दोनों अलग अलग बॉडी पे। ये हिंदी में मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे गलती कर देते हैं। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। दो स्टेटमेंट भी इसके साथ में आपको लिख के बताता हूँ, ठीक ना? अपने पास पहले से लिखा हुआ है तो उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको बताता हूँ। ये वाले, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेगा। बोलोगे समझ गया? इफ दे एक्टेड ऑन द सेम बॉडी, अगर सेम ही बॉडी पे एक्ट करता, द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी जीरो एंड देयर विल बी नो एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल तो होता है लेकिन दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। ठीक ना? दोनों कैंसिल क्यों नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को? कैंसिल इसीलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन दो इक्वल एंड अपोजिट ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। दो अलग अलग बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगती है। इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म लिखा जाता है बट इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, हटाओ उसको। दो एप्लीकेशन आपको बताया जा रहा है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यूज, जो डे टू डे लाइफ में क्या हो, यूज हो। चलने के केस में, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। इसका एग्जांपल है, बोलोगे न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे ही आप फोर्स ऑन द फ्लोर, आप पैर से फ्लोर को पुश करोगे तो फ्लोर भी आपको पुश करेगा। ठीक ना? अगर आप फ्लोर को बैकवर्ड पुश करोगे तो फ्लोर आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश करेगा। ठीक है? जितना फोर्स से आप पुश करोगे उतना ही फोर्स से आपको भी वो पुश करेगा। दोनों का मास अलग अलग होता है तो आप आगे बढ़ जाते हो। अर्थ का मास बड़ा होता है जिसके कारण वो बढ़ ही नहीं पाता है, आपको दिखता ही नहीं। A person is able to walk because of Newton's third law of motion. During walking, a person pushes the ground in the backward direction, and in the reaction, ground also pushes the person with equal magnitude. जितना फोर्स से ग्राउंड को पुश किया जा रहा है, ठीक है ना, उतना ही फोर्स से ग्राउंड भी आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है। दिस इनेबल्स टू मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे की डायरेक्शन में आपको क्या हो रहा है, मूव करना। ठीक ना? आप मान लो 10 न्यूटन से ग्राउंड को पुश कर रहे हो तो ग्राउंड भी आपको आगे की तरफ 10 न्यूटन से पुश करेगा। ठीक ना? तो आप तो आगे बढ़ जाते हो लेकिन पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाती है। ठीक है? एकदम निग्लिजिबल।
एक ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। रिक्वाइल ऑफ द गन कहने का क्या मतलब, जैसे ही फायरिंग किया जाता है तो बंदूक पीछे की तरफ थोड़ा झटका मारता है, ठीक ना। इसमें जो स्प्रिंग में फोर्स रहता है, जैसे ही इसको प्रेस करोगे, ठीक ना, तो ये वाली पीछे की तरफ आता है, ठीक ना। और खट से एक बार इसमें स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे बारूद रहता है, ठीक, यहाँ पे क्या रहता है, बारूद। इसमें क्या लगा देता है, फायर। यहाँ तक आपका बारूद रहेगा इसमें भरा हुआ, ठीक। उसके बाद इसका जो फ्रंट पोर्शन रहता है इतना दूर, ठीक ना, ये मेटल का, ये भी मेटल का बना रहता है, इसमें रहता है पॉइजन। क्या रहता है, पॉइजन, ठीक ना। गन का दो पार्ट, एक फ्रंट पार्ट में, ठीक ना, और जो बैकवर्ड पार्ट रहता है उसमें बारूद रहता है, जिसके कारण इसमें जैसे ही फायर लगता है तो आगे की तरफ एकदम, पीछे तो क्लोज है, आगे की तरफ ये बैरल होता है, इस तरह से एक राउंड सॉकेट में रहता है, ठीक ना। इस पे जैसे ही ये स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक कैसे होगा, यहाँ पे एक चलाने के लिए इस तरह से रहता है, ठीक ना। आप इसको जैसे ही पीछे की तरफ प्रेस करोगे, ठीक ना, तो एकदम खट से यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, आगे पीछे तो जाता है, उसके बाद अचानक से आगे की तरफ आके इस पे स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे फायर लगा देगा। क्या लगा देगा, आग। चिंगारी जैसे ही लगाएगा तो बारूद रहता है, आगे की तरफ मूव करेगा, ये जो इसका बैरल इसको बोलते हैं, ठीक। इसको एकदम आगे की तरफ क्या करेगा, रास्ता दिखलाएगा, ठीक। कभी कभी ये वाला ना कमजोर रहता है, जो लोकल मार्केट में जो दिखता है ये कमजोर रहता है, ठीक है, जिसके कारण ये फट जाता है तो हाथ में टूट जाता है, ठीक ना, जिसको कट्टा बोला जाता है, वो सब डुप्लीकेट होता है। जो ओरिजिनल होता है, जो डुप्लीकेट वाला रहता है, गाड़ी का जो ट्रक का, ठीक ना, इस तरफ का जो चक एंड वो नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं, हम्म, ट्रक का स्टेयरिंग में ऐसे ऐसे घुमाता है तो एकदम रॉड टाइप का रहता है, उसी से ये चीजें बनाई जाती, ठीक ना। तो वो डुप्लीकेट होता है, एक बार यूज करने पे वो फट जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल होता है एकदम अच्छा क्वालिटी का मेटल से बना होता है, ये रास्ता प्रोवाइड करता है। मान लो यहाँ पे कोई टारगेट है जिसको हिट करना है, जिसको क्या करना है, हिट करना है, ठीक है। रास्ते में बारूद खत्म हो जाएगा और यहाँ तक जो चलेगा वो इस तरह से एकदम छोटा सा पार्ट आएगा। ये जो रास्ते में अगर आप पार्ट देखोगे, ये वाली पार्ट खत्म हो जाता है, बारूद रहता है इसमें, खत्म हो जाता है, ठीक है। एकदम गन का छोटा सा पार्ट जाके टारगेट में टक से लग जाता है, ठीक ना। गन का पूरा नॉलेज है सर जी, अपने पास दोनों चीज का नॉलेज है, गन और गुन दोनों का नॉलेज। ये इसीलिए नॉलेज है क्योंकि अपना ने डिफेंस से बहुत अपने को खास लगाव रहा है, ठीक ना। पढ़ाई तो थोड़ा, टीचिंग में तो थोड़ा ऐसे ही आ गए हैं, ठीक ना। पहला मोहब्बत या पहला चॉइस तो कुछ और, ठीक है। एनसीसी होता है, ठीक, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है ना, उसी में ये सब चीजें बहुत डिटेल से समझाया जाता है वहाँ। जानकारी के लिए बता दें, नेवी से वापस आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीसी 3 साल की है, 3 ईयर, इसमें ट्रेनिंग मिलता है, यही सब और सारा भी ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। रिक्वाइल कहने का मतलब, अगर टारगेट को अगर आप आगे की तरफ बुलेट करो तो ये एकदम जर्क करेगा, ठीक ना। ये तो छोटा वाला है ना, बड़ा वाला जो राइफल रहती है, ठीक ना, ठीक ना, ऐसे करके उसको हिट, ऐसे करके हिट किया किया जाता है ना किसी को, तो ये पीछे की तरफ एकदम स्ट्राइक कर देगा, इसीलिए एकदम कंधे में सटा करके, तब बिहार पुलिस को देखो ऐसे करके निशाना लगाते रहे। पुराना मूवी देखोगे ना उसमें दिखाएगा। ये इसीलिए ये इसीलिए क्योंकि अगर सामने से गोली चलेगा ना तो गोली तो आगे चला जाएगा, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ कहता है गोली अगर आगे गया है तो आपका बंदूक भी पीछे आएगा।
पीछे आएगा तो ये फिर कंधा तोड़ देगा। इसीलिए इसमें पहले से वो सटा के रखता है। सटाने से क्या होता है, मास, बॉडी का मास और राइफल का मास क्या हो गया, कांटेक्ट में आ गया, मतलब दोनों का मास ऐड हो गया। अगर दोनों का मास ऐड हो गया, पीछे जाएगा तो दोनों का मास लेके जाएगा ना। मास बढ़ा दिया, मोमेंटम उतना ही है तो वेलोसिटी कम जाएगा। ठीक ना। तो आगे थोड़ा भी रखोगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए बोलता है राइफल चलाने के समय इसको गैप नहीं होना चाहिए, एकदम यहाँ पे सटा हुआ होना चाहिए। रिक्वाइल का डिफिनेशन आप ये बोलेगा, ठीक है। बट ऑफ द गन, बट इसको बोलते हैं ब्यूटी बट। बैरल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, बहुत सारा पार्ट बोलते हैं। गन और गुन, इसको बोलते हैं गन और इसको बोलते हैं गुन, भले स्पेलिंग दोनों का सेम है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। कोई दिक्कत? कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड। किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई डाउट? अब ये मत पूछना सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो आप। तू पास है, तू पास है, पास है। इसका आंसर बताइएगा तो जरा। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट। काफी अच्छा लग रहा है, ये चैप्टर हमने पूरी अच्छे तरीका से आपको समझा दिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स मास एक्सीलरेशन, ये नहीं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी। ये सही लग रहा है। ठीक है, कलर। ए मैन जंप फ्रॉम द बोट, ठीक है ना। बोट ऐसे करके था। इसे जंप कर गया। द बोट मूव्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ बोट मूव कर गया, इसका क्या मतलब? ड्यू टू इनर्शिया, न्यूटन थर्ड लॉ। यार तू तो, फिर से एक्सप्लेन कीजिए इसको। हम्म, देखो कोई इंसान जंप कर रहा है, ठीक। यहां से जंप करोगे, जंप तभी कर पाओगे जब आप इसको क्या करोगे, इस पे फोर्स लगाओगे पीछे की तरफ, और आप आगे जाओगे। जंप करना मतलब आप आगे जाओगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो आप पे, ये हुआ आपका एक्शन, और ये क्या हो गया, रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ के कारण। विच ऑफ द फ्लाइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। रॉकेट लॉन्च, रॉकेट जो लॉन्च होती है, न्यूटन थर्ड लॉ का भी एप्लीकेशन उसमें आता है। एग्जाम्पल बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। आप किसी भी स्कूल से रहो, कोई भी इंटरनेशनल स्कूल हो आपका। पास है।
कौन सा ऑप्शन होगा? बैलून रिलीज न्यूटन थर्ड लॉ। सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, बस हो गया। न्यूटन अनबैलेंस्ड फॉर एक्शन रिएक्शन, जा न्यूटन थर्ड लॉ है ही नहीं। कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? आदित्य राज, आप बताइए। देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, और एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? फोर्स एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट नहीं, फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन नहीं, फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये सही है। ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। सोचना ही नहीं है। ए मैन वॉकिंग हो जाएगा एक्शन रिएक्शन। रॉकेट प्रोपल्सन, ये भी सही हुआ। नेल हिट बाय अ हैमर, अगर किसी नेल को हैमर से हिट करोगे तो वहां पे आपका एक्शन रिएक्शन काम करता है, ठीक ना। एक कार इंजन प्रोड्यूसिंग हीट, तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, तो आप ये ऑप्शन डी लगाओगे। टू बॉयज पुश अगेंस्ट ईच अदर while स्टैंडिंग ऑन a skates, both move apart, दिस इज ड्यू टू, बोलिए। एक्शन रिएक्शन, ये भी एक्शन रिएक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक ना, वो भी बता ही देते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पता नहीं कभी पढ़ने को मौका मिले तो आप पहले से पढ़ के रखोगे तो आपको अच्छा काम देगा। 11th में ये वापस से आएगा, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिर्फ आप स्टेटमेंट याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आता है ये। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंट, ये एग्जाम में आता है, ठीक ना, इस स्कूल के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, भी है। आउट ऑफ सिलेबस है जी, हम जाने ही इसीलिए जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस के लिए। देखो, ये एक तरह का एक डायग्राम बनाया गया, ठीक ना, जिसमें ये कोई बॉडी है M1, और ये है M2। ये हुआ इनिशियल मोमेंटम और ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। जैसे ही दोनों कोलाइड किया एक साथ, तो ये पी एफ बोले तो फाइनल मोमेंटम, और पी एफ बोले तो फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम पहले बराबर मोमेंटम बाद, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। सिंपल सा आप स्टेटमेंट ध्यान में रखोगे, जो कि आपको सामने लिख दिया जा रहा है।
ज्यादा सोचना ही नहीं है। कहाँ चला गया, 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि वो स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएंगे लिखने के लिए। ये क्या, ये तो कुछ और आ गया जी। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इलेक्ट्रॉनिक। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। देखो, सिंपल होता है एम, ये लिखने के बाद ये वाला लिखो, तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, ये पहली वाली ऑब्जेक्ट है और ये दूसरी वाली ऑब्जेक्ट है, दोनों थोड़ा देर के बाद कोलाइड कर गया, दोनों क्या हो गया, थोड़ा देर के बाद कोलाइड कर गया। पहले वाले का मास M1, दूसरे वाले का मास M2। कोलाइड होने के बाद भी मास दोनों का तो सेम ही रहेगा, मास दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोलाइड कैसे हुआ वो भी सिखला देते हैं जी। थोड़ा देर बाद दोनों में क्या हो गया, कोलिजन हो गया, मतलब टकरा गया। टकराने के बाद दोनों का स्पीड वेलोसिटी जो भी बोलो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसका कलर बदल देते हैं। ठीक। पहले वाले और ये दूसरे वाले। देखो, ये एकदम धीरे धीरे चल, ये धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे, और ये थोड़ा स्पीड में आ रहा है। निश्चित तौर पे है, दोनों कुछ समय के बाद टकरा जाएगा। टकराने के बाद दोनों का स्पीड अलग अलग हो जाएगा ना। पहले वाले का स्पीड मान लो U1, दूसरे वाले का स्पीड U2, और यहाँ पे इसका स्पीड V1 है और इसका स्पीड V2। ठीक है। और ये है M1, बड़ा फोटो है ना, तो ये इस तरह भी मैं बड़ा ही फोटो इसके लिए बनाऊंगा। ठीक ना। सिंपल सा स्टेट पहले, यानी बिफोर, ये हो गया कॉलिजन, कॉलिजन के पहले, और ये हो गया कॉलिजन के बाद। इसमें लगाओगे M1 U1 पहला मोमेंटम, M2 U2 दूसरा मोमेंटम, U1 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी आप इतना पढ़ के रखो। प्रूफ मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक ना, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं नहीं चाहता आपके ऊपर उतना प्रेशर आए। ठीक ना। प्रूफ आप क्लास 11th में जाओगे तो आप वहां सीख लेना। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक ना। किसी को कोई परेशानी?
पहला तू, दूजा तू। एक क्वेश्चंस भी बनवा दें। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देते हैं। बहुत आएगा तो ये वाला क्वेश्चंस आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है, प्रूफ नहीं आएगा। देखो, सपोज टू बॉल विथ मास 5 kg, यानी M1 का वैल्यू क्या है, पहला है तो पहला लिख देते हैं। M2 की क्या वैल्यू रह गई, 2 kg। बोलोगे सही। इन द सेम डायरेक्शन, ये वाले का कितना है, यानी U1 कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। U2 कितना है, बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, पहले वाले पहले के इक्वल, दूसरी वाली दूसरी के इक्वल, ठीक ना। आफ्टर कॉलिजन, दोनों में कॉलिजन हो गया, द बॉल, द 5 kg बॉल, यानी ये वाली ना, मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको V2 के बारे में निकालना, ठीक ना। तो इस तरह से बनाइए, M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1 प्लस M2 V2। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 बोले तो 5 kg, V1 U1 बोले तो 6, M2 2, यानी 2, इक्वल टू M1 कितना है 5 × 5, M2 कितना है 2, V2 तो निकालना है। तो जगह 6 × 5 = 30, 30×4 = 34, और इधर से हो जाएगा 25 प्लस 2 V2, तो यहाँ से आ जाएगा 9, 9 = 2 V2, देयरफॉर V2 = 9/2, यानी 4.8 मीटर पर सेकेंड। तन्मय समझ में आ गया बालक। एक होमवर्क के लिए दे देते हैं। बुलेट वाला क्वेश्चन बनाओगे, पर सर बुलेट वाला दिखाइए ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाइए आप सभी लोग। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक ना। देखो, ओरिजिनल में अगर आप देखोगे ना, मास ऑफ बुलेट, यानी छोटा एम से कितना हो गया, 8 ग्राम। 8 ग्राम को केजी में बदल लो, कितना हो जाएगा, 0.008 kg, ठीक। उसके बाद इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या होगा, 0 ही होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो देख लेते हैं। मास ऑफ गन को कैपिटल एन मान लेते हैं, जो कि 2.4 kg, और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल में दोनों तो रेस्ट में होगा। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल का वेलोसिटी दिया हुआ है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, यानी इसका जो वेलोसिटी है, यानी V2, ये कितनी दी हुई है, 1 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड मतलब पीछे की तरफ है, ठीक। एम M1, ये M1 M2,
M1 U1 प्लस M2 U2, ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, ये वैल्यू, ये कितना जीरो, ये कितना जीरो, तो बोलोगे जीरो, जीरो प्लस जीरो। M1 की क्या वैल्यू रह जाएगी, 0.008 kg। ये V1 तो निकालना ही। M2 की भी क्या वैल्यू, 2.4। और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -1। ये हो जाएगी 2.4 डिवाइडेड इक्वल टू 0.008 kg V1। तो यहां से आपका V1 का वैल्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 0.008, 3 टाइम्स, यानी 3 जीरो और लग जाएगा। तो V1 इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। कुछ गलत बना दिया क्या, 0.008, 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार। इसी शब्द के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कर लेना। डू एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ठीक है, तन्मय के पास टीएमएच का बुक दिए हैं, ठीक ना, टीएमएच का बुक है फिजिक्स का, क्लास 9। तो वो आप नेक्स्ट क्लास में तन्मय से बता दीजिएगा, लेके आएगा। ठीक, जो मेरे द्वारा दिया गया था। हैप्पी बर्थडे। उससे न्यूमेरिकल करा देंगे। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, ये चैप्टर हो गया कंप्लीटेड।